हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यू एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं इनमें से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो आने के चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसे किन्होंने कंपोस्ट किया था या प्रपोज किया था, यानी पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा एल्टन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम समझते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड, ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया, यानी कि जब हम फूड चेन को, यानी कि जब हम खाद्य श्रृंखला को हम क्या करते हैं, ग्राफ के माध्यम से, ठीक है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा प्रोड्यूसर, यहाँ पे होगा कंज्यूमर और यहाँ पे होगा टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो होगा एनर्जी का जो फ्लो होगा पिरामिड में, हम ऐसे शो करेंगे। तो इसको एक क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पिरामिड की फॉर्म में, पिरामिड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो और इसे हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और ये कब दिया था इन्होंने, 1927 में, मतलब 1927 में इस कंसेप्ट को लाया गया था। किनके द्वारा, चार्ल्स एल्टन के द्वारा। इसलिए इसे हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट मेजर्स, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उस वो परीक्षण करते हैं, तो निम्नलिखित में किसको मापने के लिए करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक पोल्यूशन लेवल इन वाटर, यानी कि जो भी वाटर है उसमें जितना भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक मतलब पानी में कार्बनिक प्रदूषण का स्तर को मापने के लिए हम बीओडी का यूज करते हैं। अब बीओडी की जगह पे आपका ऑप्शंस में अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हो सकता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी क्वेश्चन में हो सकता है। तो आप ऑप्शन देख के टिक लगाइएगा, क्योंकि कभी कभी ना बीओडी का ना फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों करेक्ट है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप टिक लगाइएगा जब फुल फॉर्म पूछा जाए। अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन होता क्या है, तो हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा वाटर है उसमें जो पोल्यूशन हो, पोल्यूटेंट है, तो उसमें जो भी पोल्यूटेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए, यानी उसका ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। तो वो कितने अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, और ये जनरली हम क्या करते हैं, वाटर के पोल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी एक तरह का ये क्या क्या है, हमारा वाटर पोल्यूशन का पैरामीटर है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम वाटर में पीएच और बीओडी को अगर हम निकाल लेते हैं, तो हम 5% 10% ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसमें ये पोल्यूशन है। ठीक है, तो एक तरह का ये क्या है, टेस्ट करने का या मेजर करने का, परीक्षण करने का एक ही पैरामीटर है। ठीक है, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इन एन इकोसिस्टम डिकम्पोजर्स आर मेनली, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक मुख्य रूप से होते हैं। तो अपघटक कौन होते हैं, डिकम्पोजर कौन होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेगा, है ना। तो और कि ये किसका काम है, बैक्टीरिया एंड फंगी का, यानी कि जीवाणु और कवक का काम है ये। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, डिकम्पोजर यानी अपघटक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक सेतु कंजर्वेशन मेथड, यानी कि इसमें से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य संरक्षण विधि है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वनस्पति उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन। अब हम समझते हैं पहले कि ये एक सेतु कंजर्वेशन क्या होता है। तो हम जब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन देखते हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब जैव विविधता का संरक्षण, तो इसमें हमारा बायोडायवर्सिटी में हम दो तरीके से कंजर्वेशन करते हैं, एक हमारा होता है एक सेतु और एक होता है हमारा इन सितु। इन सितु, तो इन सितु में क्या होगा, जितना जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सारा हमारा कैसा है, इन सितु कंजर्वेशन है। और एक सितु में क्या होगा, एक सितु का मतलब क्या, एक्सटर्नली यानी बाहर में। तो जब हम किसी भी
स्पीसीज को या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या कोई भी एनिमल्स को हम उसके नेचुरल हैबिटाट से, मतलब उसके जगह से हम कहीं दूर ले जाके जब उसका संरक्षण करते हैं तो उसे हम एक सितु कंजर्वेशन मेथड कहते हैं, यानी बाह्य संरक्षण विधि कहते हैं। और जब हम उसके नेचुरल हैबिटाट में ही उसको संरक्षित करते हैं, ठीक है, तो उसे हम इन सितु कंजर्वेशन कहते हैं। तो बस यही मेजर डिफरेंस इसमें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज अकर्स इन, जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगा यानी प्रजातियों का अधिकतम विविधता होगा वो कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ पे होगा? ट्रॉपिकल रीजन में, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे अब ऐसा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन पे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, साथ ही रेनफॉल भी बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ भी स्पीसीज का ज्यादा होगा। अब टेम्परेट रीजन या सॉरी या ट्रॉपिकल रीजन हम किसको कहते हैं? तो ट्रॉपिकल रीजन वैसे रीजन को कहते हैं जहाँ पे विषुवत रेखा होता है। हिंदी में हम उससे बोले तो विषुवत रेखा वाला जो इलाका है, ठीक है, यानी 0 से लेकर 5 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब ये 0 से लेकर 5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी से लेकर 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तापमान ज्यादा होता है, और बारिश भी सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। तो इसीलिए ज्यादा मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजातियों का विविधता कहाँ पाया जाएगा? इसी रीजन में। फिर हम आगे देखते हैं कि एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू, एजेंडा 21 जो है वो किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 में ही सतत विकास लाया गया था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो एजेंडा 21 में ही लाया गया था। ठीक है, और एजेंडा 21 क्या है? यानी कि ये 20 एजेंडा 21 में 21 क्या शो करता है? 21st सेंचुरी को। कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आप लोग से, तो ध्यान रखिएगा, 21st सेंचुरी को शो करता है 21। ठीक है, और एजेंडा का मतलब क्या है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो एजेंडा 21 और भी इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एजेंडा 21 किसका आउटकम है? तो ये किसका आउटकम है? अर्थ समिट का, यानी पृथ्वी सम्मेलन का। अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसी का ये आउटपुट है यानी आउटकम है, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, अब ये अर्थ समिट और पृथ्वी सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। कहाँ पे? ब्राजील में। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो हम लोग सारा कंसेप्ट वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि लिंडमैन 10% लॉ इज रिलेटेड टू, यानी लिंडमैन का जो 10% नियम किससे संबंधित है? तो ये हमारा क्या है? एनर्जी ट्रांसफर को लेकर। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये किससे संबंधित है? किससे रिलेटेड है? ऊर्जा का स्थानांतरण में। यानी लिंडमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि इकोसिस्टम में जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा यानी ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, ठीक है, प्राइम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में, तो ये कितना होगा? 10% होगा। ठीक है, ये कितना होगा? 10% होगा ओनली। तो ये कंसेप्ट कौन दिए? लिंडमैन दिए हैं, और ये किससे संबंधित है? एनर्जी के ट्रांसफर से यानी ऊर्जा का स्थानांतरण से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, जो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट यानी जीवों और पर्यावरण के बीच की जो अंतर क्रिया है, ठीक है, तो उस अध्ययन को यानी उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इकोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी में हम यही पढ़ते हैं कि जीव और पर्यावरण के बीच में क्या अंतर क्रिया यानी कैसा इंटरेक्शन है, और उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, यानी कि एनर्जी का पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होगा वो कैसा होगा, यानी ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा? तो हमेशा ये सीधा होता है यानी अपराइट होगा। अब क्यों अपराइट होगा? क्योंकि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है हमेशा कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ऐसा भी आया हुआ है कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल होगा। यूनी डायरेक्शनल मतलब कि एक ही रेखा, माने एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही दिशा में। ठीक है, तो एनर्जी का जो फ्लो होगा वो क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, और ये कभी रिवर्स नहीं होता। मान के चलिए ये हमारा कोई पिरामिड है, ठीक है, तो ये एनर्जी का फ्लो ऐसा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे होगा प्रोड्यूसर, यहाँ होगा कंज्यूमर, यहाँ पे होगा टॉप कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर से फिर टॉप कंज्यूमर, तो ऐसा होगा। तो एनर्जी कभी भी रिटर्न नहीं आता है, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, एनर्जी जब भी जाएगा वो क्या होगा? प्रोड्यूसर से हमेशा
कंज्यूमर की तरफ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कंज्यूमर से और प्रोड्यूसर की तरफ आ रहा है, उल्टा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, यानी अपराइट होगा। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, यानी भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? 1972 में, यानी कि 1972 में। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय नहीं है? तो ये क्या होगा? कोल होगा। कोल हमारा कैसा है? नवीकरणीय नहीं है। क्यों? क्योंकि कोल को हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसा चीज, वैसा जो रिसोर्सेस है या वैसा संसाधन जिसे हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, उसे हम रिन्यूएबल कहते हैं, यानी नवीकरणीय कहते हैं। और जिसे हम बार बार उपयोग में नहीं ला सकते, उसे हम अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय कहते हैं, या नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक है। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल है। लेकिन कोल जो है यानी कोयला है, वो कैसा है? नॉन रिन्यूएबल है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच लॉ इज नोन एज द अम्ब्रेला एक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, यानी कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस कानून को अम्ब्रेला एक्ट के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को हम लोग अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये अम्ब्रेला एक्ट क्या होता है? तो अम्ब्रेला एक्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने सारे हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट हैं, वो सारा इसी के अंडर काम करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये सभी एक्ट का क्या है? मेन रूल्स और एक्ट है, नियम है। ठीक है, यानी जितने सारे एक्ट बने हुए हैं वो इन्हीं के अंडर काम करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, इसमें से इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो ये हमारा क्या है? सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारा क्या है? नवीकरणीय है। बाकी कोल क्या है? अनवीकरणीय। पेट्रोल अनवीकरणीय। और नेचुरल गैस अनवीकरणीय। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स, बायोटिक कंपोनेंट जो है यानी जैविक घटकों में शामिल किया जाता है या शामिल है, कौन है? तो इसमें प्लांट भी होगा, एनिमल भी होगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर है। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में यानी पूरे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत क्या है? सन है, यानी एकमात्र सोर्स क्या है? सूर्य, है ना। इसी से पूरे इकोसिस्टम में हमारा ऊर्जा का संचार होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड, यानी ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं या हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है इसका, वो है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज, ठीक है, यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ये क्या होगा? ओशियन, यानी महासागर। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सबसे स्टेबल इकोसिस्टम क्या है, तो ओशियन भी क्या है? ओशियन कैसा है? स्टेबल इकोसिस्टम है, स्टेबल इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इसी में है, ड्यू टू डाइवर्सिटी, है ना। सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ओशियंस में ही मिलेगा आपको, इसीलिए कैसा है? ये स्टेबल इकोसिस्टम है और कॉम्प्लेक्स भी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक इज कॉल्ड, यानी पर्यावरण से जीवों तक और वापस पर्यावरण से जीवों तक पोषक तत्वों से और पोषक तत्वों के आवागमन को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर बायोजियो केमिकल साइकिल, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी पोषक तत्वों का चक्र, यानी पूरे इकोसिस्टम में जो पोषक तत्वों का जो चक्र चलता है ना, तो उस साइक्लिंग प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं या बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द 4R प्रिंसिपल्स इंक्लूड रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, है ना। यानी कि इसमें जनरली हम लोग 3R ही पढ़े हैं, बट अभी क्या है, मॉडर्न में अभी 4R को भी हम लोग देखते हैं। तो 4R में क्या क्या है? पहले क्या था? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, बट अभी एक न्यू और आ गया है, रिकवर भी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे हम? वेस्ट को, यानी कि जो हमारा वेस्ट है, ठीक है,
उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर कम नहीं हो रहा फिर उसका पुनः उपयोग में लाएंगे। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर पुनः चक्रण करेंगे, और फिर वो नहीं होगा तो पुनः प्राप्त करना होगा हमको, यानी रिकवर करना होगा। तो ये बेसिक 4R का प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंपोस्टिंग इज सुटेबल फॉर, यानी कंपोस्टिंग किसके लिए उपयुक्त है। तो कंपोस्टिंग किसके लिए होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी कि घरों से निकलने वाला जो भी जैविक कचरा है, उसे हम कंपोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विद, जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो स्टार्ट होता है, चराई खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, तो किससे होगा, उत्पादक से, यानी कि प्रोड्यूसर से। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि फूड चेन क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होता है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होगा डिकम्पोजर से, और ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, कौन सा इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है, तो ये होगा फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। यानी कि किस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सबसे अधिक होगी, तो क्या होगा, जंगल। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, तो ये होगा IUCN। अब आपको IUCN का नाम भी याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। रेड डेटा बुक कौन से संगठन प्रकाशित करता है, तो IUCN। और ये सब सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट डज नॉट इंक्लूड, सॉलिड वेस्ट में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब शामिल नहीं किया जाता था ना, यानी ठोस अपशिष्ट जो होगा उसमें किसको हम शामिल नहीं करते, तो वेस्ट वाटर को। ठीक है, यानी अपशिष्ट जल को। नाम में ही लगा क्या, सॉलिड, तो जो भी क्या होगा मटेरियल इसमें होगा, सॉलिड वेस्ट होगा। और यहाँ पे क्या लगा, वेस्ट वाटर, यानी लिक्विड हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट्स इज, वेस्टर्न घाट्स जो है, पश्चिमी घाट है, वो क्या है, तो पश्चिमी घाट क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हमारे इंडिया का क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है कि द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज अडॉप्टेड इन, यानी जैविक विविधता पर सम्मेलन को कब अपनाया गया था, तो ये 2002 में CBD एक्ट लाया गया था, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CBD, यानी कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। कब, 2002 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से तात्पर्य है, तो क्या है, कि टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जितना भी तरह का लाइफ फॉर्म्स है, ठीक है, यानी जितने तरह के जीवन के रूप हैं, सब हमारा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, उसमें क्या आएंगे, स्पीसीज, स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होगा। ठीक है, ये तीनों को जब हम मिला दें, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब क्या, स्पीसीज में माने प्रजाति में। ठीक है, प्रजाति, जितने भी तरह के प्रजाति होते हैं उसमें। ठीक है। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगा, जीन्स में, है ना, जीन्स में, जीन्स क्या होता है, जीन्स क्या होता है, अनुवांशिक, जो भी अनुवांशिक गुण होता है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, क्योंकि थोड़ा मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तो प्लीज आप लोग समझ लीजिए ये क्या है, अनुवांशिक लिखा हुआ है, यानी जेनेटिक। ठीक है, फिर और क्या होता है, इकोसिस्टम या कम्युनिटी। ठीक है, तो ये तीनों को जब हम मिला देते हैं, ठीक है, इस तीनों को समेशन को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जीवन के रूपों की कुल विविधता को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इन टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ट्रॉपिक लेवल हैज मैक्सिमम एनर्जी, कौन से ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, तो ये बहुत सिंपल है, सभी बता सकते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, यानी कि उत्पादक, यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सभी क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन किस में हो गए, एक्वाटिक के केस में, यानी वाटर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। ठीक है, और हम लोग बहुत अच्छे से इसको, जितने भी क्वेश्चन है MCQ को बहुत अच्छे से समझे। अगर किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, और लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच, कीप watching our YouTube channel, and please subscribe our YouTube channel. Thank you so much.